श्वेता और पूजा दोनों बचपन की दोस्त होती हैं। दोनों के बीच में बहुत प्यार व स्नेह था। बड़े होकर दोनों की संजोग से एक ही घर में शादियां हो जाती हैं। श्वेता बड़ी बहू और पूजा छोटी बहू। उनकी सास उमा भी बहुत खुश थी। आज पूजा का शादी के बाद इस घर में पहला दिन होता है। आज उसकी पहली रसोई भी थी। पूजा थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उसे खाना अच्छे से बनाना नहीं आता था। तभी श्वेता भी रसोई में आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ सबकी नज़रों से बचती हुई आ रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा था कहीं कोई देख ना ले। ऐसे मुझे पता है माँ जी ने क्या बनाने के लिए कहा है तुझे, और मुझे ये भी पता है कि तुझे ज़्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता। इसीलिए मैं आ गई तेरी मदद करने के लिए। अरे यार, अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मैं तो तब से यूट्यूब ही देख रही हूँ कि एक अच्छी खीर कैसे बनाए। अब जल्दी से तो बनवा दे मेरी खीर, वरना मेरी नाक कट जाएगी आज तो। एक तो बाहर इतने सारे मेहमान हैं, एक साथ इतनी खीर कैसे बनाऊंगी मैं। अरे कोई ना, टेंशन मत ले। बस मैं जैसा कहती हूँ तू करती जा। जल्दी से सारे ड्राई फ्रूट्स को काट ले, तब तक मैं चावल उबालने के लिए रख देती हूँ। अभी आधे घंटे में खीर बन के तैयार भी हो जाएगी। ठीक है, जैसा तू कहती है वैसा करती हूँ, बस खीर अच्छी होनी चाहिए। शगुन में जो भी मिलेगा आधा तुझे भी दे दूंगी, तू भी क्या याद रखेगी। अच्छा जी, ज़्यादा कुछ मत दियो, बस मुझे एक अच्छी सी साड़ी दे दियो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। कुछ ही देर में खीर बनकर तैयार हो जाती है। पूजा सबको खीर देती है और सबको खीर बहुत पसंद आती है। सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उमा के पड़ोस के घर में उनकी बहुओं की लड़ाई हो रही होती है। उमा की पड़ोसन शारदा अपनी बहू से तंग होकर उमा के पास आती है और देखती है कि पूजा बड़े प्यार से श्वेता के बालों में तेल लगा रही है। ये देखकर शारदा कहती है, उमा बहन, आप कितनी किस्मत वाली हैं, आपको इतनी सुलझी हुई बहुएं मिली हैं। लगता ही नहीं कभी लड़ती भी होगी, कितने प्यार से बहनों की तरह रहती है। सच बताऊं तो इतना प्यार तो बहनों के बीच में भी नहीं होता, उनकी बिना लड़ाई हो जाती है किसी न किसी बात पे। लेकिन आपके घर से आज तक लड़ाई की आवाज़ तक नहीं आई। आपके तो भाग ही खुल गए हैं। हाँ, लड़ाई तो नहीं करती कभी, दोनों साथ में ही रहते हैं। सच में भाग्य तो खुल ही गए मेरे। बहुत अच्छी बहुएं मिली हैं मुझे। हाँ बहन, मेरी बहुएं तो पहले दिन से ही बिल्लियों की तरह लड़ती हैं। आज ही देख लो, खाना बनाने पे लड़ाई कर ली। मुझे तो लग रहा है अब जल्दी ही दोनों के चूल्हे अलग करने पड़ेंगे, तभी ये लड़ाई शायद कम होगी, वरना रोज़ ही घर में इस तरह का कलेश रहेगा। क्या बात कर रही हो? एक ही घर में अब दो दो चूल्हे जलेंगे? घर के बंटवारे जैसा हो जाएगा तब तो। शुक्र है अभी तक मेरे घर में ऐसी नौबत नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी शायद। हाँ, आपकी जैसी बहू होती तो बंटवारा कभी होता ही नहीं। अब हर कोई आते जाते सिर्फ बहू के बारे में ही पूछता है, सिर्फ उनकी ही तारीफ करता है। बहू के सामने बेचारी सास की तो अब कोई अहमियत ही नहीं बची थी। अब बहुओं के बारे में सुन सुनकर उमा को भी गुस्सा आने लगता है। वो दोनों को छोटी छोटी बातों पे डांटने लगती है। एक दिन घर में मेहमान आए थे, तभी श्वेता मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है और पूजा कहती है, श्वेता, तू समोसे ले जाना भूल गई, लेकर जा। हाँ हाँ आ रही हूँ, रुक, पहले चाय तो दे दो, उसके बाद समोसा देती हूँ। उमा रसोई में जाती है और पूजा से कहती है, पूजा, तू ये अपनी जेठानी से कैसे चिल्लाकर सबके सामने बात कर रही थी हैं? बहुत दिनों से देख रही हूँ लेकिन नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन आज तो मेहमानों के सामने भी तू इस तरह से ऑर्डर दे रही है अपनी जेठानी को। अरे मम्मी जी, आप तो जानती है ना, हम दोनों ऐसी ही बातें करते हैं शुरू से। पर आप आज इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? श्वेता को कोई परेशानी नहीं है, मैं उससे ऐसे बात करती हूँ तो। हाँ, तुम दोनों को क्या ही परेशानी होगी, बचपन के दोस्त हो, लेकिन मेहमानों के सामने तो लिहाज कर लिया करो। वो भी क्या सोचेंगे कि दोनों में बात करने की तमीज़ ही नहीं है। कोई कुछ भी सोचे, हमें क्या करना उससे? हमें जैसे बात करना अच्छा लगता है हम तो वैसे ही करेंगे। अब ऐसे ही एक बार उमा के भाई के घर पे कोई पूजा होती है, तो वे लोग उनकी दोनों बहू, बेटों और उमा को बुलाते हैं ताकि काम में थोड़ी मदद हो जाए। जब उमा और उसकी बहुएं वहाँ पहुँचती हैं तो उमा की बहुएं सारा काम अच्छे से संभाल लेती है। दोनों की अच्छी तालमेल देख के उमा का भाई रमेश बहुत खुश होता है और उमा से कहता है, उमा दीदी, तुम्हारी बहुएं तो बहुत कामकाजी है, बहुत अच्छे से सारा काम संभाल लिया।
आपको तो एक भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो सोच रहा था कैसे होगा इतना सारा काम। पूजा पाठ में तो वैसे भी बहुत सारा काम होता है। हाँ, मैंने ही समझा कर भेजा था घर से कि सारा काम अच्छे से करना, कोई कमी मत रखना मेरे भाई के घर पे। हाँ दीदी, खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाया था कि कुछ कहो ही मत। बहू ने तो आपके खाने को भी मात दे दिया दीदी। इतना सारा खाना बनाना था, आप भी बनाती तो कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती। लेकिन उन दोनों ने तो हर चीज़ नाप तोल के डाली थी, हर चीज़ परफेक्ट थी। अच्छा जी, अब तुझे तेरी दीदी के हाथ के खाने से अच्छा इन दोनों का हाथ का खाना लगने लगा है? पहले ये दोनों बहुत गलतियां करती थी, मैंने ही रसोई में खड़े रह रह कर इनकी गलतियों को सुधारा है, इसीलिए तो आज ये दोनों इतनी परफेक्ट है। हाँ दीदी, मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि इतना अच्छा खाना सिर्फ आपकी बहुएं ही बना सकती है। आखिर सिखाया किसने? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपसे भी अच्छा खाना बनाती है ये दोनों। अगर आज आप नहीं भी आती ना तो सारा काम ये दोनों आराम से संभाल लेती बिना किसी परेशानी के। आपके तो भाग ही खुल गए हैं दीदी। अरे मेरे भाग नहीं, उन दोनों के भाग खुल गए हैं मेरे जैसी सास पाकर। देवरानी जेठानी नहीं, पक्की सहेलियाँ लगती है दोनों। हाँ, बचपन की सहेलियां हैं तो लगेंगी कैसे नहीं। हाँ, वही मैं सोचूं कि इतना अच्छा तालमेल कैसा है। लेकिन जो भी कहो, भाग तो दीदी आपके ही खुले हैं कि ऐसी दो बचपन की सहेलियाँ मिली है आपको बहू के रूप में। घर आने के बाद दोनों बहुएं सारा काम खत्म करने के बाद एक रूम में रील्स बना रही थी। तभी उमा कमरे में आती है और कहती है, क्या है ये है? तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं होती, हर वक्त रील्स बनाती रहती हो। ये नहीं कि सब बाहर से आए हैं, अरे तुम दोनों के पति भी थक गए हैं तो जाकर उनकी सेवा करें। नहीं, यहाँ बैठ कर रील्स बना रही है दोनों। माँ, वो लोग तो सो रहे हैं ना, हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए रील्स बनाने के लिए। अभी सो रहे हैं? तुम दोनों तो रात के 12 बजे तक बातें करती रहती हो, अपने पतियों को टाइम ही नहीं देती, वरना अभी तक तो मुझे खुशखबरी भी मिल जाती। मम्मी जी प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, जब जो होना होगा वो हो ही जाएगा। अब उमा दोनों को छोटी छोटी बातों पे ताने देने लग गई थी और हर चीज़ में गलतियाँ निकालने लग गई थी। उमा को अब अपनी बहुओं की इतनी गहरी दोस्ती से काफ़ी परेशानी होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन जानबूझकर उमा अपनी पड़ोसन शारदा के घर हाँफते हुए आती है और अपनी पड़ोसन से कहती है, अरे ज़रा पानी तो पिला दे, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है, जल्दी से पानी पिला दे। अरे रुक, लाती हूँ पानी। पड़ोसन जल्दी से उमा के लिए पानी लेकर आती है। उमा जैसे ही पानी पीती है, पड़ोसन कहती है, क्या हुआ? तू मेरे घर ऐसे पानी के लिए भागते हुए क्यों आई? तेरी तो दो बहुएं हैं, तो अपनी एक भी बहू से पानी मांगेगी ना तो दूसरी तेरे लिए नींबू पानी बना कर ले आएगी। दूर से नज़ारा ना सबको अच्छा ही लगता है, अब ये तो मैं ही जानती हूँ कि मेरी बहुएं मेरा कितना ख्याल रखती है। अच्छा हुआ तूने पानी दे दिया। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी बहुएं तुझे पानी के लिए भी रुला देती हो, तुझे घर में पानी तक नसीब ना होता हो। मैं अपनी बहुओं की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच और झूठ क्या है ये तो बस मैं ही जानती हूँ। अरे क्या हुआ? तेरी बहुएं तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही क्या? घर में सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अब क्या बताऊँ मैं, मेरी बहुओं की आपस में इतनी ज़्यादा बनती है कि किसी को सास की ज़रा सी भी नहीं पड़ी होती। नहीं नहीं उमा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। इतना तो मैं भी जानती हूँ तेरी बहुओं को कि तेरा अच्छे से ही ध्यान रखती होंगी। तू ना ज़रूर गलत समझ रही है। हाँ, सबको तो मैं ही गलत लगूंगी ना। मैं अपनी बहुओं की बुराई नहीं करती कहीं, लेकिन बिना झूठ बोले भी नहीं रह सकती। अरे मेरी बहुओं की दोस्ती इतनी गहरी है कि तू खुद देख ले, दोनों में से किसी ने भी मुझे पानी का एक गिलास तक नहीं दिया था। देख, तेरे घर आई ना मैं पानी पीने। सच में तेरी बहुएं ऐसी है? मुझे तो लगा ही नहीं था कि ऐसी भी निकलेंगी तेरी बहुएं। अब क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मेरी ही कोई गलती होगी, तभी तो ऐसी बहुएं मिली। अच्छा चलती हूँ मैं, ये सब बातें ना तू मेरी बहुओं को मत बता देना। अरे ठीक है ठीक है, देख तुझे कभी भी अकेलापन महसूस हो जाए ना तो आ जाइयो मुझसे बात करने। उमा अब जहाँ जाती वहाँ बस अपनी बहुओं की बुराई करने लग जाती।
जिसके बाद उमा की बहुओं को लोगों से ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक उन दोनों को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उन्हें ताने क्यों मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद श्वेता चाय बना रही होती है, लेकिन चीनी खत्म हो जाती है। तो श्वेता पूजा से कहती है, अरे पूजा, चीनी ख़त्म हो गई है, मैं ज़रा अनीता आंटी के घर से थोड़ी चीनी लेकर आती हूँ। तू तब तक चाय बनाने मत लग जाना, शाम को हम दोनों मार्केट जाकर ले आएंगे सारा सामान। ठीक है। श्वेता अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता के घर जाती है, जहाँ शारदा भी बैठी होती है। श्वेता कहती है, अरे आप दोनों एक साथ ही यहाँ बैठी हो। नमस्ते शारदा आंटी। नमस्ते अनीता आंटी। नमस्ते बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? वो आंटी ना, चीनी ख़त्म हो गई है, मैं अभी चाय बनाने जा रही थी तो आपसे थोड़ी चीनी लेने आ गई। शाम को हम मार्केट जाएंगे ना, मैं और पूजा, तब वापस आपको दे दूँगी। क्या बहू, इसमें भी कोई देने वाली बात है क्या? वैसे श्वेता बहू, कभी चाय पानी अपनी सास को भी पिला दिया कर, आखिर वो भी तो तेरी सास है। क्या मतलब है आंटी आपका? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों बचपन की सहेलियों के चक्कर में बेचारी हमारी सहेली उमा रह जाती है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं। अरे नहीं आंटी जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम तो अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखते हैं। वैसे श्वेता बहू, बुरा न माने तो मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि अब तुम दोनों कोई सहेलियाँ नहीं हो, अब तुम दोनों देवरानी जिठानी हो, तो वैसे ही रहो। लोग कहते हैं कि बहू के आने के बाद सास मोटी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो दो दो बहुएँ आई हैं जो सास को और पतला कर रही है। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम दोनों तो अपनी सास का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं देते, फिर ये दोनों ऐसे क्यों कह रही हैं? अनीता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, सास अपनी थोड़ी है, सहेली अपनी है, तो सास को कौन ही पूछेगा। खैर हमें क्या, हम तो बस एक पड़ोसी हैं। शारदा और अनीता की बात से श्वेता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो पूजा से कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये सब सुनकर पूजा को भी बुरा लग जाता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उमा का भाई रमेश आता है। रमेश के आते ही उमा बिस्तर पकड़ लेती है। रमेश जब अपनी बहन से मिलने उसके कमरे में जाता है तो, अरे दीदी, क्या हुआ? आप ऐसे बिस्तर पर क्यों पड़ी हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, तू यहाँ कब आया? दीदी मेरा छोड़ो और अपना बताओ, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? कुछ नहीं, बस 2 दिन से बुखार है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ आपको बुखार है और बाहर आपकी बहुओं को रील बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अब क्या कर सकते हैं भाई, लोगों को लगता है घर में 2 बचपन की सहेलियाँ आई हैं तो सास को पलकों पर बैठा कर रखती होंगी। खैर छोड़ो, मैं भी क्या लेकर बैठ गई। दीदी, आपकी बहुएं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखती क्या? रखती तो है, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखती है। वैसे ना, मुझे अब ऐसे ही रहने की आदत हो गई है, ऐसे ही खुश हूँ मैं। बस मेरे घर में कोई कलेश नहीं होता, यही बड़ी बात है। अपनी बहन की बात सुनने के बाद रमेश को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर जाता है और दोनों बहुओं को बुलाता है। बहुओं, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम दोनों को कितनी अच्छी बहुएं समझता था, लेकिन तुम दोनों ऐसे निकलोगी, इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे। मामा जी, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें इतना सुना रहे हो? शर्म नाम की चीज़ तो बची ही नहीं दोनों में। अब भी कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी हो और मुझसे पूछ रही हो कि क्या कर दिया ऐसा? अरे जानते हैं हम कि तुम दोनों बचपन की सहेलियां हो, लेकिन घर में सास भी है, पता है ना तुम दोनों को? मामा जी, हमें पता है कि हम सहेलियां हैं और हमें ये भी पता है कि हमारी सास भी है, लेकिन अब भी हमें बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम दोनों की ही शादी हो चुकी है। अब तुम दोनों देवरानी जेठानी हो तो वैसा ही बर्ताव करो, यह नहीं कि हर जगह बचपन की सहेलियों की तरह खी करती रहो। रमेश को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बात करके जल्दी से वहाँ से चला जाता है। रमेश के जाने के बाद उमा अपने कमरे से निकलती है और सोफे पर बैठ जाती है। माँ जी, हमें अच्छे से पता है कि आप ही हर जगह हमारी बुराई कर रही हो। इससे पहले भी मुझे शारदा आंटी और अनीता आंटी ने काफ़ी सुनाया था, और मुझे भी वो दुकान वाले भैया ने। लेकिन हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें पता है कि हम देवरानी जेठानी हैं, लेकिन हम जब एक साथ रहते हैं तो बचपन की सहेलियों की तरह ही रहते हैं। हम आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं और ध्यान भी बहुत रखते हैं,
इसलिए बस हम यही कहना चाहते हैं, जिसको जो समझना है समझे। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उमा की इतनी कोशिशों के बाद भी उन दोनों में कुछ बदलाव नहीं आता। अब तो उमा को ही आदत हो जाती है। रिद्धि और सिद्धि दो बहनें होती हैं। बचपन से एक जैसे संस्कार, एक जैसी शिक्षा, लेकिन दोनों के व्यवहार और रंग में काफी अंतर। रिद्धि जहाँ जिद्दी, घमंडी और लालची थी, तो वहीं सिद्धि मददगार, खुशदिल और सबको प्यार करने वाली। रिद्धि जहाँ दूध के जैसी गोरी, तो सिद्धि का रंग सांवला। क्या है ये? बेसन और हल्दी एलोवेरा जेल में भिगोकर मैंने खुद के लिए रखा था। सिद्धि की बच्ची तूने फेंक दिया क्या? अरे दीदी, मुझे लगा पता नहीं माँ ने कढ़ी बनाई थी तो उसी का घोल बचा होगा। प्लीज नाराज मत हो, मैं दोबारा बना देती हूँ ना। वो बर्तन साफ करने थे और कॉलेज भी जाना था तो जल्दी जल्दी में। वही तो, कॉलेज मुझे भी जाना है और इसीलिए मैंने ये पेस्ट बनाया था। आज भी कॉलेज में मैं काली लगूंगी तेरी तरह। तभी वहां माँ आ जाती है और दोनों को झगड़ता देख माँ को गुस्सा आ जाता है। अरे क्या है रिद्धि, काम न काज सिर्फ चिल्लाना आता है तुझे। जानती हूँ आप सिद्धि को कुछ बोलोगी नहीं। फ्री की नौकरानी जो मिली है आपको। अरे चुप कर, लगता ही नहीं कि तुम दोनों बहनें हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सिद्धि तू जा बेटा, आगे काम मैं कर लूंगी। रिद्धि सिद्धि तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलते हैं। रास्ते में रिद्धि कहती है, शक्ल देखिए जो मेरे साथ चल रही है। बस आ गई है, तू अलग बैठना, मैं अलग। मुझे अच्छा नहीं लगता तेरे साथ। सब क्या सोचेंगे, कितनी सांवली सी लड़की के साथ घूम रही है। और वैसे भी वो देख, रिया आ रही है। सामने से टाइट जींस टॉप में एक स्मार्ट सी लड़की आ रही होती है। वो रिद्धि को देखकर हाथ हिलाती है। हाय रिद्धि, ये रंग ठीक ठाक सा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। ओह रियली, तुम भी एवरेज लग रही हो वैसे। रिया मुंह बना लेती है। वेल, इस पूरे कॉलेज में मुझे तुम्हें दिखने में थोड़ी ठीक लगती हो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया। दोनों बात कर रहे होते हैं कि सिद्धि कहती है, बस आ गई है कॉलेज जाने वाली। तुम लोग बातों में कहीं बस में चढ़ना भूल न जाना। ओह शट अप, अपना काम कर। रिद्धि, सिद्धि और रिया जल्दी जल्दी में बस में चढ़ जाती है। बस में 2 सीट खाली होती है। रिद्धि और रिया उस पर बैठ जाती है और सिद्धि को बेचारी को खड़ा रहना पड़ता है। रिद्धि थोड़ा खिसको ना, हम तीनों 2 सीट में एडजस्ट हो जाएंगे। कब तक खड़ी रहूंगी मैं, कॉलेज भी तो दूर है। ओह नो, मेरे कपड़ों की प्रेस खराब हो जाएगी। वैसे भी तुम हम लोगों की स्टैंडर्ड की नहीं हो। रिद्धि भी रिया का साथ देती है और सिद्धि को बस पे खड़ा रहना पड़ता है। उतने में कंडक्टर आ जाता है। टिकट टिकट टिकट। रिद्धि और सिद्धि तो टिकट ले लेती है, लेकिन रिया रिया के पास तो पैसे ही नहीं होते। ओह माय गॉड, मैं तो पैसा लाना ही भूल गई। अब रिद्धि प्लीज पे कर दो। अरे सॉरी यार, आई डोंट बिलीव इन सेविंग्स। मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है। सिद्धि से पूछ लो ना। रिया सिद्धि की तरफ देखती है, लेकिन उससे कहने से पहले ही सिद्धि उसका टिकट ले लेती है और उसे देती है। ये लो तुम्हारी टिकट। रिया सिद्धि के लिए खड़ी हो जाती है और उसे बैठने को कहती है। मैं काफी देर से बैठी हूँ, आगे तक का सफर तुम बैठकर पूरा कर लो। थैंक यू। कॉलेज से घर लौटते वक्त घर के पास उन लोगों को एक बुजुर्ग महिला थैला लेकर जाती दिखती है। अरे चुपके से निकल जाती हूँ, ये आंटी अब बाहरी थैला मुझे उठाने को बोलेगी। अरे चल ना, अपनी तो घर के पास रहती है आंटी, दोनों बहनें मिलाकर उठा लेंगे। आंटी को तो देख, बेचारी थैला उठा भी नहीं पा रही है। रिद्धि सिद्धि की बात को अनसुना करके जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है, लेकिन सिद्धि उस बुजुर्ग महिला के पास जाती है और कहती है, लाइए आंटी, ये झोला मैं उठा लेती हूँ। खुश खुश रहो बेटा, लेकिन ये झोला तुझसे अकेले से नहीं उठेगा। वो तेरी बहन कहाँ है, उसे भी बुला ले। अरे नहीं आंटी, मैं उठा लूंगी। सिद्धि झोला उठाने के लिए जैसे ही हाथ नीचे करती है, एक नौजवान लड़का उसे उठा लेता है। अरे कोई बात नहीं, मैं पहुंचा दूंगी। आंटी का घर मेरे ही घर के पास है,
अब तकलीफ ना ले। झूला बहुत भारी है, इनफैक्ट मुझसे भी अकेले नहीं उठ रहा है। आइए दोनों मिलकर झूला उठा लेते हैं। लड़का झूला आंटी के घर रखवा कर चला जाता है। सिद्धि को लड़का दिखने में और व्यवहार में बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद वो आंटी सिद्धि के घर आती है। अरे रिद्धि सिद्धि की माँ, एक लड़का है, बहुत अमीर, सुंदर और इकलौता। वो तेरी बेटी से शादी करना चाहता है। बोलो तो कल उन लोगों को तुम्हारे घर भेज दूं। अरे हाँ हाँ चाची, अब इतना अच्छा रिश्ता घर आ रहा है, वो भी खुद से, तो कोई पागल होगा जो मना करेगा। लेकिन वो किससे शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है? तभी वहां गोरी वाली रिद्धि आ जाती है। कैसी बात कर रही हो माँ? मुझसे ही करनी होगी ना, और नहीं तो क्या, इस कालिया से करेगी। अगले रोज सब तैयार होकर बैठ जाते हैं और वो लड़का अपने माता पिता के साथ उन लोगों के घर आता है। सिद्धि चाय लेकर आती है, लेकिन लड़का उसे देखता तक नहीं है। उसकी नजर रिद्धि को देख रही होती है। ये हमारी बेटी रिद्धि है, देखने में जितनी सुंदर, संस्कारी, उतनी ही गुणों में अव्वल। आप लोगों के लिए ये सारे पकवान इसी ने तो बनाए हैं। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो पापा? मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती, मैं तो किचन में जाती भी नहीं हूँ। ये सारा मेरी छोटी बहन सिद्धि ने बनाया है। और हाँ, आप लोग तो वैसे भी इतने अमीर घर के हैं, खाना बनाना बहू को आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है ना? ये सिद्धि को भी बुला लीजिए ना, उसे भी देख ले। जो बच्ची इतना अच्छा खाना बनाती है वो मन की कितनी अच्छी होगी। हाँ माँ, वो बहुत अच्छी है, मैं उसकी ही बात कर रहा था। अंकल माफ कीजिएगा, दरअसल मैं आपकी दूसरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अरे लेकिन बेटा, वो तो तैयार भी नहीं है, हम उसे कैसे बुला लें? किस्मत फूटी है इस लड़के की, जो मेरे जैसे लड़की को छोड़कर सिद्धि जैसी काली लड़की को पसंद कर रहा है। अरे चुप कर, वो काली नहीं सांवली है। बहन जी, हमारी बेटी का रंग थोड़ा भले ही दबा है, लेकिन नए नक्श गढ़े हैं। मेरी वो बेटी तो कोहिनूर है, अभी बुलाती हूँ मैं। माँ सिद्धि को आवाज देती है। सिद्धि कमरे में आती है। उसके चेहरे पर आटा है और हाथ में कलछी। माँ, यही है वो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, प्लीज। सिद्धि उस लड़के को देखती है और खुश हो जाती है। आज के समय में बेटा बेटी कौन देखता है, लेकिन शहर की होने के बाद भी महक अपने ही बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रखती है, देखिए जरा। बेटा वीर, उठो बेटा, जल्दी से दूध पियो और तैयार हो जाओ। तुम्हारे कपड़े, टिफिन और बाकी सामान निकाल कर टेबल पर रख दिया है, बस आती ही होगी, जल्दी करो बेटा। महक की आवाज सुनकर पास सो रही मायरा भी उठ जाती है। माँ, सुबह हो गई क्या? क्या टाइम हो रहा है? मुझे भी स्कूल जाना है। हाँ तो स्कूल क्या यहाँ आएगा, जाना तो तुमको ही पड़ेगा ना। जल्दी उठो और बाहर पेड़ों को पानी देकर पापा को अखबार दे दो, तभी उठेंगे वो। 10 साल में मायरा को कभी उतने प्यार से नहीं उठाया गया जितने प्यार से महक हमेशा अपने बेटे को उठाती। माँ देखो ना, भाई तो जल्दी से वॉशरूम से नहीं निकल रहा है, मेरी बस छूट जाएगी स्कूल की। हाँ तो कौन सा तेरा जाना जरूरी है? अरे कौन सी कलेक्टर की तैयारी करनी है, अभी तो घुसा है वो। तभी वहां महक का पति आ जाता है। क्या है महक, क्या बिगाड़ा है छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा? जब देखो तब उससे ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं जी, क्या गलत कर दिया? क्या मैं खाने नहीं दे रही हूँ? क्या मार रही हूँ क्या उसे? सिर्फ खाना दे देना माँ का फर्ज नहीं होता, माँ के कई और फर्ज भी होते हैं। ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, ये फर्ज वर्ज का मुझे ना सिखाओ, वैसे भी वीर के लिए बहुत काम है मुझे। पति बेचारा कब से समझा रहा था बीवी को कि 2 बच्चों में 2 आंखें ना करे, लेकिन महक की समझ में ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। क्या है मायरा, भाई कब से खड़ा है, उसे खाने के लिए कुछ क्यों नहीं दे रही? माँ, मैं भगवान का भोग लगा रही हूँ और उसके बाद मुझे जल्दी से निकलना होगा, तो वही खुद अपने लिए कुछ बना ले माँ। ओहो, तो ये बात, तेरे और मम्मी के होते हुए मैं क्यों कुछ बनाऊं?
वैसे भी मुझे डांस क्लास जाना है। कुछ नहीं होगा नाच गा कर। भैया पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, पापा कब तक सब संभालेंगे। हाँ हाँ, बहुत बड़ी नानी अम्मा बन रही है ना, पापा की इतनी चिंता है तो खुद भी कुछ बन जा। वो तो बनेगी ही, उसका बनना तो तय है। लेकिन तुम जो वीर को बचपन से बिगाड़ रही हो ना महक, ये ठीक नहीं है। मैंने कभी तुम्हें वीर से इस लहजे में बात करते नहीं देखा जिस तरीके से तुम मायरा से बात करती हो। अरे लड़की है जी, मैंने कभी फर्क किया? खाना दिया, कपड़ा दिया, पढ़ाया भी, जबकि मैं तो चाहती थी कि वीर पर ही सारे पैसे खर्च कर उसे सबसे अच्छी पढ़ाई दूं। क्यों माँ, क्या मेरा पढ़ना जरूरी नहीं था? अरे क्या आप बिना सुबह सुबह बात लेकर बैठ गए। अच्छा मायरा, बाजार से जाकर चीनी ले आ। धूप ज्यादा है, नहीं तो मैं वीर को भेज देती। मायरा भी समझ चुकी थी कि उसकी माँ बेटा और बेटी में फर्क करती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो मायरा को कुछ खटपट की आवाज आती है। वो दबे पांव माँ पिता के कमरे में जाती है जहाँ से वो आवाज आ रही होती है। अरे वीर, तुम ये पापा के पर्स से क्या निकाल रहे हो? वीर की चोरी पकड़ी जाती है। वो पर्स मायरा की तरफ उछालकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मायरा, पापा के पर्स से क्या निकाल रही हो? हाँ, क्या कर रही हो मायरा ये? मायरा घबरा जाती है और पर्स लेकर वहां से निकलने लगती है कि तभी माँ पिता उठ जाते हैं। मायरा, मेरा पर्स लेकर कहाँ जा रही हो? मायरा रोने लगती है। पापा, मुझे तो कमरे से कुछ आवाज आई तो मैं देखने आई थी। वीर पापा आपके पर्स से। तभी माँ बोल पड़ती है। अरे बस मायरा, दिख तो कुछ और ही रहा है कि तुम पर्स से कुछ निकाल रही हो और पर्स लेकर भाग भी रही हो। मायरा की नजर अचानक अपने हाथ पर जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि कब वीर ने पर्स उसकी तरफ उछाल दिया था। मायरा सीधा पिता के गले लग जाती है और रोने लगती है। वीर ने पर्स मुझे दे दिया था। पिता कुछ नहीं बोलते। वो वीर की तरफ देखते हैं और मायरा को कमरे में जाने को कह देते हैं। बच्चों के जाने के बाद देखा कैसे चोरी कर रही थी। बस महक, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, सो जाओ। पिता को पता होता है कि आखिर सच क्या हो सकता है। एक दिन वीर घर पर देर से आता है। मायरा दरवाजा खोलती है तो वीर लड़खड़ा रहा होता है। भाई, तुम शराब पीकर आए हो ना? जानते हो ना शराब सेहत के लिए ठीक नहीं होती। चुप, बिल्कुल चुप। ज्यादा टीचर बनी तो माँ से शिकायत कर दूंगा। वही सही करती है तुझे। तुम माँ को क्या बताओगे? मैं ही माँ को सारी बात बता दूंगी। मायरा माँ को सारी बात बता देती है, लेकिन जैसा उसने सोचा होता है वैसा तो होता नहीं। अरे लड़का है वो, ये सब करना लड़कों की शान होती है। अब ये बात पापा तक गई ना तो देख ले, गांव का कोई लड़का देखकर तेरी शादी करवा दूंगी, समझी? मायरा को समझ में नहीं आता कि माँ ये क्या कर रही है। देखा, चल अब अंदर जा। भाई, परीक्षा आने वाली है, पढ़ाई में ध्यान दे दे। पास ना हुआ तो पापा को दुख होगा। लेकिन वीर को तो जैसे कुछ बात समझ में ही नहीं आती। एक दिन, पापा, कल मेरे कॉलेज में आपको आना है, सम्मान समारोह है। इस साल ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो पुरस्कार आप ले मेरी तरफ से। पिता मायरा के सर पर हाथ रख देते हैं, लेकिन अगले दिन अचानक घर में पुलिस आ जाती है। वीर यहीं रहता है? हाँ जी, लेकिन आप लोग क्यों आए हो? सड़क पर चैन खींच रहा था एक महिला की, वो तो भीड़ ने पकड़ लिया। अरे जल्दी करिए, पुलिस स्टेशन जाकर देखे ना वीर कहीं। आज तो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मायरा के कॉलेज जाना है। एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो बहुत प्यार करती हो ना वीर को, तुम ही चली जाओ। क्यों? और हाँ, एक काम करना, वीर को जब छुड़वा लो तो उसके बाद सीधे कॉलेज आ जाना, वहां से हम साथ घर आ जाएंगे। महक को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो पर्स उठाती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस वालों के साथ चिक चिक, रोना धोना और जेल के पीछे खड़े वीर को देखकर महक परेशान हो जाती है।
किसी तरह वो वीर को जेल से निकलवाने में कामयाब हो जाती है और सीधे पहुंच जाती है मायरा के कॉलेज, जहां एक सम्मान समारोह चल रहा होता है। और इस साल का पुरस्कार जाता है मायरा शर्मा को। देखती है कि कैसे वो अपने चहेती बेटे के लिए पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही थी, तो वहीं पिता बेटी का सम्मान ले रहा था। मुझे आज पता चला कि अपने ही बच्चों में दो आंख करना कितना गलत है। बचपन से ही खूब सुंदर थी। उसके लंबे लंबे घुघराले बाल से हमेशा उसका चेहरा ढका रहता। अरे भूत बनकर घूमती रहती है, चल तेरे बाल कटवा दूं। अच्छा, क्यों भला? स्कूल में तो सारा वक्त बांधकर घूमना पड़ता था। अब तो मैं कॉलेज जाऊंगी और बाल खोल कर घूमूंगी। हाँ। अरे ये बाल देख रही है, ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। खैर, घने घने घुंघराले बालों से रायना सुंदर तो लगती, लेकिन उसे संभालना उसके लिए बड़ा काम था। माँ, अरे माँ, शैम्पू खत्म हो गया है। इस बार वो वाला लाना ना, जो घुंघराले बालों को और बाउंसी बनाता है। माँ ले आना, हाँ जरूर से। कल मेरा कॉलेज का पहला दिन है। मैं चाहती हूँ सब मुझे देखकर जले। अगले दिन रायना कॉलेज पहुंचती है, जहाँ एक लड़का उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे लगता है चाउमीन में सोया सॉस कुछ ज्यादा ही गिर गया। अरे मुझे तो चेहरा दिख ही नहीं रहा। लड़कियां भी रायना का मजाक उड़ाती है। अरे यार, ये कंगना की कॉपी करके कौन आया है? लोकल कंगना, और कौन? रायना को सभी पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। स्कूल में तो बाल बंधे ही रहते थे, लेकिन कॉलेज में रायना एक लड़की से कहती है, हाय, मेरा नाम रायना है। मुझे आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना है। कहाँ से है रास्ता? अपने बाल हटाकर देखो, सामने ही बोर्ड लगा है। रायना को कॉलेज में भी दोस्त बनाने में दिक्कत आ रही थी। वो रोते रोते घर आ जाती है। माँ, मैं क्या करूँ? आज तो सारा दिन लोगों ने न जाने क्या क्या बोलकर मेरा मजाक ही बना कर रख दिया। माँ प्लीज कुछ करो ना मेरे बालों का। मैंने तो पहले ही कहा था कटा दे, पर तू। अरे कटाने से क्या होगा, उल्टा जो थोड़े बांध कर ये इन्हें समेट सकती है ना, वो भी नहीं कर पाएगी। तो क्या मेरी कोई दोस्त नहीं बनेगी कॉलेज में, या मैं हमेशा लोगों के मजाक का ही शिकार होती रहूंगी? रायना जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है और रायना के बालों के बीच एक पेंसिल छुपा देता है। तभी उसका दोस्त भी पीछे से आ जाता है। अरे ढूंढो ढूंढो, कहाँ है पेंसिल? मैं नहीं बताऊंगा। दोस्त काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे पेंसिल नहीं मिलती। वो वहाँ से चला जाता है। थैंक्स दी, आज आपके बालों ने तो मुझे बचा ही लिया। अच्छा, बहुत दिनों के बाद बालों को लेकर कुछ अच्छा सुनने को मिला। मुझे भी पहले लगता था कि मेरे बाल सबसे सुंदर है, लेकिन अब पता चला। अरे क्या पता चला, क्या हो गया? देख, किसी भी चीज के ना दो पहलू होते हैं। या तो तुम बालों से ही लोगों का मन जीतो, या फिर रोती रहो। अब ऐसे घने बाल तो तुम्हें भगवान ने दिए हैं। रायना को पिता की बात समझ में आ जाती है। वो सोच लेती है कि जिन बालों के कारण वो कॉलेज में एक भी दोस्त नहीं बना पा रही है, उन्हीं बालों से वो दोस्तों की लाइन लगवा देगी। अगले दिन कॉलेज में डेस्क में रायना बालों को आगे कर लेती है और लोगों को लगता है कि रायना का चेहरा पीछे है, लेकिन रायना घने घुंघराले बालों को हटाकर हंसने लगती है। देखा मेरे बालों का कमाल? इससे मेरा चेहरा भी नहीं दिखता और मैं चलती क्लास में सो भी सकती हूँ। सभी रायना को देखकर हंसने लगते हैं। क्लास में परीक्षा चल रही होती है, तो रायना अपने बालों में चीटिंग के पेपर छुपा छुपा कर आसपास के बच्चों की मदद भी कर देती है, जिसके बाद से तो रायना क्लास की हीरोइन बन जाती है। वाह रायना, तेरे बाल तो बहुत कमाल के हैं। मैं तो इन्हीं के कारण पास हो गई। और पता है, मैं तो अपने काम का सामान रायना के बालों के बीच में ही फंसा देती हूँ। जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे इस्तेमाल करती हूँ। अब तो क्लास में हर कोई रायना के साथ बैठने की जिद करता। रायना में इसे लेकर घमंड आ जाता है। उसे लगता है कि वही क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की है। फिर एक दिन, मैं इस कॉलेज में नई नई आई हूँ, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मैं? ओह सॉरी,
मैं इस क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की हूँ। हर कोई मेरे साथ ही रहना चाहता है। एक काम करो ना, वो पीछे की सीट दिख रही है, जाओ जाकर वहीं बैठ जाओ। लड़की को रायना की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो करती भी तो क्या, जाकर चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ जाती है। तो आज का लेसन सबने याद किया है ना बराबर से? जितनी भी चीटिंग करने वाली लड़कियां थी वो रायना के पीछे जाकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, जी मैम, सब कुछ याद है, कहीं से भी पूछ लो, हम तो मास्टर हैं मास्टर। क्यों? ये बोलकर वो रायना के कंधे पर हाथ रख देती हैं। रायना भी खुश होती है कि कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़कियों का ग्रुप उसका दोस्त है। पीछे बैठी वो लड़की देखती है कि कैसे मैडम के सवाल लड़कियां रायना के सर को देखकर दे रही है। शाबाश, मुझे खुशी है कि तुम लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करने लगी हो। मैं प्रिंसिपल से कहकर तुम लोगों की स्कॉलरशिप की बात करूंगी, जिससे तुम लोगों के माता पिता का पैसा जो फीस में लग रहा है वो बच जाए। सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। टीचर के जाने के बाद एक लड़की कहती है, गर्ल्स, अब हम लोग ना सिर्फ सबसे स्मार्ट बल्कि सबसे इंटेलिजेंट भी हो गए हैं। इसी बात पर आने वाले संडे को मेरे घर पर पार्टी, सबको आना है, ओके? सभी लड़कियां पार्टी के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं, रायना भी। माँ, मेरे कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की ने पार्टी रखी है संडे को। मैं भी वहाँ सबसे अच्छी दिखना चाहती हूँ, लेकिन ये बाल। घुंघराले बालों का तो कर भी क्या सकती है। तभी उन लोगों की नजर पार्लर के एक इश्तिहार पर पड़ती है जो 3000 रुपए में बाल स्ट्रेट कर रहा था। माँ, मुझे पैसे देना, मैं बाल सीधे करवा कर आती हूँ। संडे को पार्टी में सबसे अच्छी लगूंगी। बस फिर क्या था, अपने घुंघराले बालों को रायना पार्लर जाकर स्ट्रेट यानी कि सीधा करवा लेती है। और फिर पार्टी वाले दिन, हाय गर्ल्स, कैसी लग रही हूँ मैं? ओह नो, शिट, ये क्या करवा लिया बालों का हाल? और जिसके घर पार्टी थी वो लड़की, अरे ये क्या करवा लिया? तुम्हें मालूम नहीं है, जिस बालों में चीटिंग रखकर हम लोग टीचर के अगर इम्प्रेशन जमाते थे, उन बालों को तुमने। अरे हमें तो स्कॉलरशिप भी मिलने वाला था, अब तुमने बाल सीधे करवा लिए। अब तुम हम लोगों के लिए किसी काम की नहीं हो। अरे लेकिन हम दोस्त तो है ना, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? हमें तेरे अच्छे और बुरे लगने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को तेरे बालों से फायदा था, अब वो नहीं है, तो हम तेरे दोस्त भी नहीं है। जा जाकर बाल वापस घुंघराले करके आ, तभी तो हम लोगों की दोस्त बन सकती है। रायना रोते रोते घर आती है और माँ को सारी बात बता देती है। माँ, ला पैसे दे, मैं बाजार जाकर बाल ठीक करा के आती हूँ। लेकिन माँ, मुझे ये बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, काश ये बाल मैं पहले ही सीधे करवा लेती। देख बेटा, पैसे तो मैं तुझे दे दूं, लेकिन वैसे बाल करके तू फिर ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ मतलब के लिए जुड़े हैं। लेकिन इन बालों में तू ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ जीवन भर का साथ निभाएंगे। रायना को माँ की बात समझ में आ जाती है।